नमस्ते अंजलि। नमस्ते सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। तो आज हम सिविल इंजीनियरिंग के सबसे बुनियादी और शायद सबसे जरूरी टॉपिक निर्माण सामग्री पर गहराई से बात करेंगे। ये वो नींव है एक तरह से जिस पर पूरी सभ्यता की इमारतें खड़ी होती हैं। बिल्कुल सर। तो चलो पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। जी। ये हमारी पहली स्लाइड है अंजलि। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D विजुअल है जिसमें एक पत्थर की चट्टान से एक पूरा आधुनिक शहर निकलता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा विजुअल है। ये दिखाता है कि कैसे पत्थर और सीमेंट जैसी सामग्री ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार हैं। एकदम सही। तो हेडलाइन भी यही है, सिविल इंजीनियरिंग का आधार सीमेंट और पत्थर। इसमें बताया गया है कि हम आज इन सामग्रियों को डिकोड करेंगे। और सर, इसमें लिखा है कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी वो सीधे तौर पर मटेरियल की क्वालिटी पर निर्भर करता है। बिल्कुल। हम बाइंडिंग मटेरियल मतलब सीमेंट और स्ट्रक्चरल मटेरियल यानी पत्थर, इन दोनों का 3D विश्लेषण करेंगे और IS कोड्स, केमिकल कॉम्पोजिशन और टेस्टिंग को उसे गहराई से समझेंगे। सर, इसमें IS कोड्स का जिक्र है, ये क्या होते हैं और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? अच्छा सवाल है, हम इस पर आगे बात करेंगे। अरे सर, यहाँ एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। अंजलि, इसे ध्यान से देखो। इसमें लिखा है कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होती है और इसकी डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब मानी जाती है। हाँ, ये दोनों वैल्यूज एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं, इन्हें याद रखना। जी सर। अच्छा सवाल था अंजलि। IS कोड्स वो मानक हैं जो क्वालिटी सुनिश्चित करते हैं। हम आगे बात करेंगे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है सर। इस स्लाइड पर देखो, एक सुनहरा तराजू है। एक पलड़े में सफेद चूना मतलब लाइम और एक रेत घड़ी है जो उसके धीरे धीरे सेट होने को दिखा रही है शायद। बिल्कुल। और दूसरे पलड़े में ग्रे रंग का सीमेंट और एक स्टॉप वॉच है जो उसके तेजी से सेट होने का प्रतीक है। अच्छा, तो ये सीमेंट और चूने की तुलना है। हाँ, देखो, चूना सफेद होता है और धीरे धीरे ताकत पकड़ता है, वहीं सीमेंट ग्रे रंग का होता है और इसमें एडहेसिव मतलब चिपकने वाला और कोहेसिव मतलब आपस में जुड़ने वाला दोनों गुण होते हैं। एकदम सही। सीमेंट मुख्य रूप से कैल्केरियस यानी चूना और आर्जुलेशियस मतलब मिट्टी या शेल, इन मटेरियल का मिश्रण है। और सर, ये तेजी से सेट होता है और इसे पानी के नीचे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, इसीलिए इसे हाइड्रोलिक कहते हैं। हाइड्रोलिक। सर, यहाँ हाइड्रोलिक का मतलब सिर्फ ये है कि ये पानी के नीचे सेट हो सकता है या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? इसका मतलब यही है कि इसे अपनी ताकत पाने के लिए सिर्फ पानी की जरूरत है, हवा की नहीं। यही इसका मुख्य गुण है। समझ गई। सर, नीचे एक और एग्जाम अलर्ट है। हाँ अंजलि, ये बहुत प्रैक्टिकल जानकारी है। एक सीमेंट बैग का वजन 50 kg और उसका आयतन वॉल्यूम 34.7 लीटर यानी 0.0347 क्यूबिक मीटर होता है। बिल्कुल, न्यूमेरिकल सवालों के लिए ये दोनों आंकड़े बहुत जरूरी हैं। जी सर, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया अंजलि। अब सीमेंट के अंदर झांक कर देखते हैं कि उसकी असली ताकत कहाँ से आती है। चलो अगली स्लाइड पर। जी। यहाँ देखो, बीच में एक अणु, एक मॉलिक्यूल का 3D मॉडल है और उसके चारों तरफ 4 हिस्सों में सीमेंट के मुख्य कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है। अच्छा, तो ये सीमेंट की 4 महारत ही हैं। हाँ, यही है बोग्स कंपाउंड्स। पहला है C3S जिसे एलाइड भी कहते हैं। ये 45 से 60% होता है और अर्ली स्ट्रेंथ यानी शुरुआती मजबूती देता है। दूसरा है C2S यानी बेलाइट, ये 15 to 30% होता है। धीरे सेट होता है लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब अंतिम मजबूती यही देता है। ठीक है। तीसरा है C3A सेलाइट, 6 to 12%। ये फ्लैश सेट मतलब तुरंत जमने का कारण बनता है जिसे कंट्रोल करना पड़ता है। और चौथा C4AF या फेलाइट 6 to 8% जिसकी सीमेंटिंग वैल्यू सबसे खराब मानी जाती है। बिल्कुल। सर, एक सवाल है, अगर C3A फ्लैश सेट करता है तो उसे सीमेंट में मिलाते ही क्यों है? और फ्लैश सेट का मतलब क्या इतना तेज है कि हम उसे इस्तेमाल ही ना कर पाएं? बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, ये इतना ही तेज होता है। और इसे मिलाते क्यों हैं, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अच्छा सर, इसका एग्जाम अलर्ट तो बहुत जरूरी लग रहा है। बिल्कुल अंजलि। C3A सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन पैदा करता है, 865 जूल JM। ओ, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और इसी से कंक्रीट में दरारें मतलब क्रैक्स आ सकती हैं, इसलिए इसकी मात्रा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। समझ गई सर। तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही था अंजलि, और उसका जवाब हमें अगली स्लाइड में मिलेगा। चलो देखते हैं। जी सर। इस विजुअल में देखो, 4 अलग अलग पोडियम पर
4 केमिकल फ्लास्क रखे हैं। हाँ, और C3A वाला फ्लास्क लाल है और उसमें से भाप निकल रही है, बिल्कुल जो सबसे तेज रिएक्शन को दिखाता है। जबकि C2S वाला फ्लास्क देखो, वो नीला और शांत है। मतलब सबसे धीमा? हाँ, ये स्लाइड हाइड्रेशन की दर दिखाती है। जब सीमेंट में पानी मिलता है तो हाइड्रेशन शुरू होता है। पानी से सबसे तेज रिएक्ट करता है C3A, फिर C4AF, फिर C3S और सबसे धीरे C2S। अच्छा, तो इसीलिए C3A को कंट्रोल करने की जरूरत है? एकदम, क्योंकि C3A तुरंत सीमेंट को जमा देता है। उसे कंट्रोल करने के लिए जिप्सम मिलाना जरूरी है। और C2S सबसे कम ऊष्मा 260 जूल माजम पैदा करता है। हाँ, जो बड़े निर्माण कार्यों जैसे डैम के लिए बहुत अच्छा है। सर, एक कंफ्यूजन है। C3S का रिएक्शन रेट C3A से धीमा है, पर पिछली स्लाइड में था कि C3S अर्ली स्ट्रेंथ देता है। ये कैसे संभव है? बहुत अच्छा पॉइंट है। सर, ये एग्जाम अलर्ट मेरे सवाल से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ अंजलि, तुमने सही पकड़ा। देखो, पानी मिलाने के बाद पहले 24 घंटों में जो मजबूती आती है वो मुख्य रूप से C3S के कारण ही आती है। C3A रिएक्ट तो जल्दी करता है, पर असल मजबूती देने की शुरुआत C3S करता है। अच्छा, तो C3A बस जमाता है, मजबूती नहीं देता? एक तरह से हाँ। अब समझ आया। अब जब हम कंपाउंड समझ गए हैं तो देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। अगली स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर है। जी अंजलि, ये एक लंबी घूमती हुई भट्टी है जिसे रोटरी भट्टी, रोटरी किल्न कहते हैं। हाँ, इसमें अलग अलग तापमान वाले जोन दिखाए गए हैं। बिल्कुल, जहां कच्चा माल गर्म होकर सीमेंट बनता है। ये ड्राई प्रोसेस है जिसमें प्री हीटर का इस्तेमाल होता है, जिससे ईंधन बचता है। और सबसे गर्म जोन है फ्यूजन जोन, 1450 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ, यहीं पर क्लिंकर बनते हैं और C3S और C2S का निर्माण होता है। उससे पहले कैल्सिनेशन जोन, जो 900 से 1050 डिग्री का है, उसमें चूना पत्थर टूटकर चूना बनता है। और आखिर में इन गर्म क्लिंकरों को ठंडा करके 2-3% जिप्सम के साथ पीसा जाता है। एकदम सही। सर, ये क्लिंकर क्या होते हैं और जिप्सम को पीसते समय ही क्यों मिलाते हैं? भट्टी में पहले क्यों नहीं डाल देते? क्लिंकर सीमेंट के छोटे छोटे दाने होते हैं रॉ फॉर्म में, और जिप्सम को अगर भट्टी में डालेंगे तो वो अपना गुण खो देगा। अच्छा। सर, यहाँ एक चेतावनी दी गई है। हाँ, ये क्वालिटी कंट्रोल का अहम हिस्सा है। अगर सीमेंट में एल्कली ऑक्साइड्स जैसे K2O, Na2O 1% से ज्यादा हो तो एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन और एफ्लोरेसेंस की समस्या होती है। हाँ, एफ्लोरेसेंस वो सफेद पाउडर होता है जो अक्सर दीवारों पर दिखता है, जिसे हम शोरा लगना भी कहते हैं। अच्छा, तो वो इसी वजह से होता है। अब सीमेंट बन गया है अंजलि, तो उसकी क्वालिटी जांचना भी जरूरी है। चलो अगली स्लाइड में पहले कुछ टेस्ट देखते हैं। जी सर। यहाँ लैब के उपकरण दिखाए गए हैं। एक महीन जाली है जिसे सीव कहते हैं, एक विक्री प्लंजर है और एक डिजिटल थर्मोमीटर भी है। हाँ, तो सीमेंट पास है या फेल? पहला है फाइननेस टेस्ट। इसमें 90 माइक्रोन की छन्नी पर 10% से ज्यादा अवशेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है। दूसरा है नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इसमें हम पानी की वो मात्रा पता करते हैं जिस पर विकट प्लंजर पैंदे से 5-7 mm ऊपर रोक जाए। और इसमें लिखा है कि बारीक पिसा सीमेंट जल्दी ताकत देता है, लेकिन उसमें श्रिंकेज भी ज्यादा होता है। हाँ, और टेस्टिंग का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सर, हम ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्यों पता करते हैं? इसका असल इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल आगे के टेस्ट में होता है। ये एक बेसलाइन वैल्यू है। अच्छा, सर प्लंजर के साइज पर एक अलर्ट है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले विकट प्लंजर का व्यास 10 mm और लंबाई 50 mm होती है। उपकरणों के ये डायमेंशन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी सर, नोट कर लिया। तुम्हारा सवाल सही है अंजलि। कंसिस्टेंसी टेस्ट से मिले पानी की मात्रा ही अगले टेस्ट का आधार बनती है। चलो अगली स्लाइड में देखते हैं। ओके सर। इस स्लाइड पर एक लशौचलीय उपकरण है और एक स्टॉपवॉच, जिसपे 30 मिनट का हरा और 10 घंटे का लाल जोन बना है। बिल्कुल, ये है सेटिंग टाइम और साउंडनेस टेस्ट। इनिशियल सेटिंग टाइम कम से कम 30 मिनट होना चाहिए ताकि मसाला बिछाने का समय मिले। हाँ, और फाइनल सेटिंग टाइम अधिकतम 10 घंटे होना चाहिए। इसके बाद सीमेंट को कठोर हो जाना चाहिए। और साउंडनेस टेस्ट लशौचलीय उपकरण से होता है, जो फ्री लाइम के कारण होने वाले फैलाव को मापता है। यह 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर, साउंडनेस का क्या मतलब है? अगर सीमेंट अनसाउंड हो तो क्या होगा? अनसाउंड का मतलब है कि सेट होने के बाद सीमेंट फैलता है। इससे कंक्रीट में दरारें आ जाती हैं
और स्ट्रक्चर तबाह हो सकता है। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। सर, इस अलर्ट में एक बहुत खास बात लिखी है। हाँ अंजलि, और यही एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। अशौचलीय उपकरण केवल लाइम के कारण होने वाले विस्तार को मापता है, मैग्नीशिया के कारण होने वाले विस्तार को नहीं। हाँ, ये याद रखना। जी सर, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बहुत अच्छे अंजलि। अब हम देखेंगे कि अलग अलग कामों के लिए कैसे अलग अलग सीमेंट बने हैं। अगली स्लाइड पर चलो। जी। यहाँ दो सीन हैं। एक तरफ बर्फीले इलाके में एक डैम है जिसके ऊपर लो हीट सीमेंट का सुरक्षा कवच है, और दूसरी तरफ एक रोड रोलर तेजी से सड़क बना रहा है जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को दर्शा रहा है। बिल्कुल सही काम के लिए सही सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यानी RHC में C3S ज्यादा और पिसाई बारीक होती है। ये सड़क मरम्मत के लिए बेस्ट है। और लो हीट सीमेंट में C2S ज्यादा और C3A कम होता है। हाँ, इसका इस्तेमाल बड़े बांधों मतलब मास कंक्रीट में होता है ताकि ज्यादा गर्मी से क्रैक्स ना आए। और सामान्य कामों के लिए तो OPC है ही। सर, रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही बात नहीं है? नहीं, ये दोनों अलग हैं। सेटिंग का मतलब है प्लास्टिसिटी खोना और हार्डनिंग का मतलब है ताकत हासिल करना। अच्छा सर, यहाँ RHC और OPC की ताकत की तुलना की गई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण तुलना है। RHC की 1 दिन की ताकत OPC की 3 दिन की ताकत के बराबर होती है। मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। एकदम। सेटिंग और हार्डनिंग दो अलग प्रक्रियाएं हैं अंजलि। बहुत अच्छा सवाल था। चलो अब कुछ और विशेष सीमेंट देखते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है सर। यहाँ देखो, एक ब्रिज का पिलर समुद्र के केमिकल वाले पानी में सुरक्षित खड़ा है, जो SRC सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को दिखा रहा है। और पास में PPC सीमेंट का एक बैग रखा है। हाँ, ये सीमेंट केमिकल अटैक से सुरक्षा के लिए है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में C3A 5% से कम रखा जाता है। ये समुद्री निर्माण के लिए अनिवार्य है। और पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट PPC में 15 से 35% फ्लाई ऐश मिलाई जाती है। बिल्कुल, ये सस्ता, पर्यावरण के अनुकूल और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के लिए अच्छा है। सर, PPC में फ्लाई ऐश मिलाने से ये सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल कैसे हो जाता है? क्योंकि फ्लाई ऐश पावर प्लांट को एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हम एक कचरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और कीमती क्लिंकर बचा रहे हैं। समझ गई। वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। सर, एक और सीमेंट का नाम है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाँ, और अलर्ट बताता है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट बॉक्साइट और चूने को पिघला कर बनाया जाता है। तो इसका कच्चा माल ही अलग है। हाँ, और ये 24 घंटे में बहुत ज्यादा ताकत पकड़ लेता है। अच्छा। तो ये थी सीमेंट की कहानी। अब उसके साथ ही यानी पत्थर की बात करते हैं अंजलि। अगली स्लाइड देखो। जी सर। यहाँ एक पत्थर का क्यूब है जिसकी अलग अलग परतें चट्टानों के प्रकार दिखा रही हैं। नीचे लावा मतलब आग्नेय, बीच में परतदार चट्टान अवसादी और ऊपर संगमरमर यानी कायांतरित। बिल्कुल, ये है चट्टानों का विज्ञान, पेट्रोलॉजी। जियोलॉजिकल वर्गीकरण में 3 प्रकार हैं: आग्नेय इग्नियस जैसे ग्रेनाइट, अवसादी सेडिमेंट्री जैसे सैंडस्टोन, और कायांतरित मेटामॉर्फिक जैसे मार्बल। और फिजिकल वर्गीकरण में स्ट्रैटिफाइड और अनस्ट्रैटिफाइड। हाँ, परतदार और बिना परत वाले। और केमिकल में सिलिशियस, आर्जिलेशियस और कैल्केरियस। सर, क्या ये तीनों वर्गीकरण एक ही पत्थर पर लागू हो सकते हैं? जैसे अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो वो इन तीनों में क्या होगा? बिल्कुल हो सकते हैं। ग्रेनाइट जियोलॉजिकली आग्नेय है, फिजिकली अनस्ट्रैटिफाइड और केमिकली सिलिशियस। अच्छा, अब क्लियर हुआ। सर, यहाँ अच्छे पत्थर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताया गया है। हाँ अंजलि, एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से 2.8 के बीच होनी चाहिए। ये उसकी सघनता और मजबूती का एक पैमाना है। ठीक है सर। बिल्कुल सही सवाल था अंजलि। एक पत्थर तीनों कैटेगरी में आता है। अब देखते हैं कि एक अच्छे पत्थर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगली स्लाइड। जी। यहाँ पत्थर पर 2 टेस्ट हो रहे हैं। एक मशीन पत्थर को दबाकर उसकी ताकत, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जांच रही है, और दूसरी तरफ एक पत्थर को पानी के बीकर में डुबोया गया है। हाँ, एक अच्छे पत्थर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 mm² से अधिक होनी चाहिए। और 24 घंटे पानी में रखने पर उसे 5% से ज्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। उसे मौसम और रगड़ अब्रिजन का सामना करने में भी सक्षम होना चाहिए। और पत्थर जितना कम छिद्रपूर्ण मतलब पोरस होगा उतना ही मजबूत होगा। सर, वाटर एब्जॉर्प्शन और पोरोसिटी तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना? अगर पत्थर कम पोरस होगा तो पानी भी कम सोखेगा। एकदम सही पकड़ा। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सर, स्मिथ टेस्ट क्या होता है? ये एक अच्छा पॉइंट है।
स्मिथ टेस्ट पत्थर में घुलनशील पदार्थों सॉल्युबल मैटर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर पत्थर में घुलनशील पदार्थ होंगे तो क्या होगा? तो वो पानी के संपर्क में आने पर कमजोर हो जाएगा, घुलने लगेगा। समझ गई। एकदम सही अंजलि। चलो अब खदान से दीवार तक का पत्थर का सफर देखते हैं। अगली स्लाइड पर चलो। जी सर। यहाँ एक बड़ी चट्टान को हथौड़े और कील वेज से तोड़ा जा रहा है और फिर उसे एक चिकने और पॉलिश्ड क्यूब में बदलते हुए दिखाया गया है। हाँ, सबसे पहले खदान में क्वेरिंग होती है जिसमें चट्टानों को ब्लास्टिंग या वेजिंग से तोड़ा जाता है। ताजे कटे पत्थर में नमी होती है जिसे क्वेरी सैप कहते हैं। और इससे उसे आकार देना मतलब ड्रेसिंग करना आसान होता है। बिल्कुल। सूखने के बाद पत्थर बहुत सख्त हो जाता है, इसलिए ड्रेसिंग तुरंत कर लेनी चाहिए। अंत में पॉलिशिंग से पत्थर सुंदर दिखता है और मौसम से भी बचता है। सर, ये क्वेरी सैप क्या कोई लिक्विड होता है? और अगर ड्रेसिंग बाद में करें तो क्या मुश्किल आएगी? ये पत्थर के छिद्रों में मौजूद प्राकृतिक नमी होती है और अगर ड्रेसिंग बाद में की तो वो बहुत मुश्किल और महंगी पड़ेगी। अच्छा सर, ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का जिक्र है? हाँ, ब्लास्टिंग के लिए गन पाउडर या डायनामाइट का उपयोग होता है। ये एक नियंत्रित विस्फोट होता है जिससे चट्टानें टूटती हैं। अब सबसे जरूरी बात अंजलि, पत्थर को इस्तेमाल कैसे करना है। अगली स्लाइड इसका सिद्धांत समझाएगी। ओके सर। यहाँ पत्थर के 2 पिलर हैं। जिस पिलर में पत्थर की परतें लेटी हुई मतलब हॉरिजॉन्टल हैं, वो ऊपर से आ रहे भार को सह पा रहा है। लेकिन जिस पिलर में परतें खड़ी वर्टिकल हैं, वो भार पड़ते ही परतों के साथ फट रहा है। बिल्कुल, यही नेचुरल बेड का सिद्धांत है। पत्थर पर आने वाला भार लोड हमेशा उसके नेचुरल बेड के लंबवत परपेंडिकुलर होना चाहिए। और अगर भार समानांतर पैरेलल पड़ा तो पत्थर अपनी परतों में खुल जाएगा। हाँ, मेहराब यानी आर्चेस में नेचुरल बेड को रेडियल रखा जाता है। सर, आर्च में नेचुरल बेड को रेडियल रखा जाता है, इसका क्या मतलब है? इसे थोड़ा और समझाएंगे। इसका मतलब है कि आर्च में पत्थर ऐसे लगाए जाते हैं कि उनकी परतें आर्च के सेंटर की तरफ हों ताकि लोड उन पर सीधा पड़े। अच्छा सर, अलर्ट में इसी बात को और साफ किया गया है। बिल्कुल, दीवारों में नेचुरल बेड क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि आर्च में ये थ्रस्ट लाइन के लंबवत होता है। ये चिनाई मेसनरी का सुनहरा नियम है और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जी सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छे अंजलि, अब हम आज की क्लास के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को एक साथ दोहराएंगे। ये हमारी आखिरी स्लाइड है। जी। यहाँ एक पत्थर के चबूतरे पर एक चमकती हुई किताब रखी है जो हमारे ज्ञान का प्रतीक है। बहुत अच्छा। तो आज हमने सीमेंट के बोक्स कंपाउंड्स और पत्थरों के वर्गीकरण को समझा। याद रखो, IS-269 जो OPC के लिए है और IS-456 जो कंक्रीट के लिए है, ये सिविल इंजीनियर की बाइबल हैं। हाँ सर। C3S और C2S का अंतर और टेस्टिंग, ये हमेशा हॉट टॉपिक रहते हैं। हाँ सर, ये एक बहुत अच्छा रिवीजन हो गया। सारे मुख्य बिंदु एक ही जगह पर मिल गए। बिल्कुल सर, यहाँ एक आखिरी और बहुत जरूरी अलर्ट है। सही कहा अंजलि। कंक्रीट के काम के लिए मिक्सिंग वाटर का pH मान 6 से कम नहीं होना चाहिए। ये IS-456 में लिखा है। मतलब पानी एसिडिक नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी की क्वालिटी कंक्रीट की ताकत पर सीधा असर डालती है, इसलिए ये छोटा सा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। तो अंजलि, आज हमने उन सामग्रियों को समझा जो सचमुच दुनिया बनाती हैं। ये हर सिविल इंजीनियर के लिए नींव के पत्थर की तरह हैं। जी सर, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। सीमेंट और पत्थर दोनों के बारे में बहुत गहराई से जानकारी मिली। अच्छा, अब जाते जाते तुम्हारे लिए एक सवाल। जी सर। हमने BPC में फ्लाई ऐश की बात की, जो एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है। जरा सोचो कि हम और कौन से इंडस्ट्रियल वेस्ट को कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करके वेल्थ फ्रॉम वेस्ट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर विचार करना। जरूर सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पर मैं सोचूंगी। धन्यवाद। चलो, आज के लिए इतना।